जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे एम्ब्रियोलॉजी। इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास अपना प्रेगनेंसी के दौरान है ना, जो 2 माह से पहले वाला पीरियड होता है, उसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड और उसके बाद फिर फीटल पीरियड आता है। एम्ब्रियोनिक पीरियड मतलब उसमें ना आपके पास अभी लाइक आप फीटस नहीं कह सकते उसको भी ना, वो बस एक मास होता है और अभी वो उसमें ऑर्गन्स मतलब बनना स्टार्ट हो रहे होते हैं और सब कुछ अभी जिस तरह एपिब्लास्ट है, एपिडर्मिस वगैरह बन रही होती है, इस तरह की चीज़ें हो रही होती है ना। तो उसमें 2 माह तक उसको जो फिर ब्लड कहाँ से बनेगा, तब उधर ऑर्गन्स तो होते नहीं एम्ब्रियोनिक पीरियड में, तो यॉक सैक से ना बनता है ब्लड। और उसके बाद 2 माह के बाद फिर चूँकि लिवर बन जाता है, तो लिवर ये काम सँभाल लेते हैं। और अडल्ट्स में आपको पता है कि बोन मैरो बनाता है ब्लड। अच्छा, अब एमसीक्यू ये आया था कि एरिथ्रोपोइसिस मिडल ट्राइमेस्टर में कहाँ से होती है? तो लिवर से होती है। अच्छा, फीटल पीरियड स्टार्ट्स आफ्टर व्हिच वीक? फीटल पीरियड 2 माह के बाद ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है और 2 माह से पहले एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है और ये टेट्रोजेंस सेंसिटिव होता है। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि आपके ऑर्गन्स बन रहे होते हैं इस पीरियड में, तो उस दौरान अगर कोई ऐसा टेट्रोजन आता है तो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और दूसरी वजह ये होती है कि इस टाइम ना प्लेसेंटा जो होता है वो ज़्यादा परमेबल होता है। अभी प्लेसेंटा अच्छे से बना नहीं होता, प्लेसेंटा में अभी लाइक थिन होता है, थिन मेम्ब्रेन होती है, तो इस वजह से टेट्रोजन्स का गुज़रने का, इफ़ेक्ट करने का ज़्यादा रिस्क होता है। अब हमारे पास आता है जेस्टेशनल एज और एम्ब्रियोनिक एज। जेस्टेशनल एज ना ये असल में आम-फ़हम ये आसानी के लिए बनाया गया था। जेस्टेशनल एज इस तरह होता है कि अगर सपोज़ एक फीमेल है, उसके ना अब उसको इस दफ़ा माहवारी नहीं आई और उसने फिर अपना ना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो उसकी यूरिन में बीटा एचसीजी आ रहा था। तो उसको पता चला कि वो तो प्रेग्नेंट है। तो अब उसको आइडिया करना है कि उसने लाइक कितना अरसा हो गया ना, तो उससे पूछेंगे कि लास्ट टाइम आपके जो पीरियड्स कब आए थे? ठीक है, लाइक किस तारीख को पीरियड स्टार्ट हुए थे लास्ट टाइम। जो फर्स्ट डे होगा ना उसका लास्ट मेंस पीरियड का, वहाँ से आप उसको स्टार्ट करवाओगे उसके। उससे कहोगे कि तब से लेकर 9 माह, टोटल 9 माह तक आपकी प्रेगनेंसी रहेगी और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 9वें माह की मतलब लास्ट डेट वो आपकी डिलीवरी की ना सस्पेक्टेड है कि उस दिन हो। तो ये अब देखा जाए तो एक्चुअल एम्ब्रियोनिक एज नहीं है। एम्ब्रियो जो होता है वो तो मेंसेस से 14 दिन के बाद मतलब हो है ना करता है अपना फर्टिलाइजेशन होगी अगर 28 दिन का पीरियड हम रखें तो, उस वजह से ये एक्चुअल एम्ब्रियो की एज नहीं होती, लेकिन ये फॉलो करना आसान है। एम्ब्रियोनिक एज होती है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के 2 हफ्तों के बाद से स्टार्ट करते हैं और मौजूदा डेट तक। इसमें ये कहता है कि एम्ब्रियोनिक एज का सवाल आया हुआ है कि 14 दिन के बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट डे ऑफ लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड से। एक अगर मदर स्मोकिंग करती है तो उसके फीटस सबसे ज़्यादा मतलब हज़ार्डस किस टाइम होगा? फर्स्ट 2 वीक्स 2 मंथ्स में। और क्राउन रंप लेंथ, अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब 2 दफ़ा आया हुआ है। क्राउन रंप लेंथ वैसे तो याद करना मुश्किल है, मैंने इसको इस तरह याद किया है कि आप देखें आप इसमें वीक्स एक तरफ वीक्स कर लें कि कितने वीक्स और दूसरी तरफ आप कर लें कि कितने आपके पास ये लेंथ कितनी है, सही है? क्राउन रंप लेंथ कितनी है? अब वीक्स की बात की जाए तो यूँ है लाइक 6 वीक, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनको याद करना आसान है। इस तरह के आप 6 को याद इसमें ना ये 5 होगी, 10 होगी, 20 होगी, 9 पे 30, फिर 40, 50 और 60, सही है? 12 पे 60 तो ये मतलब एक रफ एस्टिमेशन है जस्ट टू रिमेंबर अपने एमसीक्यूज़ के लिए। एक ये आपने याद करना है कि 12 तक ये है और उसके बाद जो भी है ना, जब 14 से आगे 6 से 12 तक यही हिसाब है। 14 से आगे सिस्टम ये हो जाता है कि मैं आपको दिखाता हूँ। 14 से आगे लाइक 15 पे क्या होगा कि जितना वीक है ना उतनी एज सेंटीमीटर में। वैसे मीटर में कहें तो 150 मिलीमीटर बनता है और वैसे ठीक है, तो इस तरह आपने याद रखना है लाइक 16 पे 16 सेंटीमीटर और 20 पे 20 सेंटीमीटर। तो इससे अगर आपको हम लोग 2 एमसीक्यू हल होंगे हमारे। एक ये आ गया काउंट रंप लेंथ, इसमें है कि अगर 3 से 8 वीक का हो तब कितनी बनती है? तो मैंने आपको बताया था 6 पे कितनी होगी, 6 पे 5 होगी ना और 8 पे कितनी होगी?
इस हिसाब से जाएँ तो 6 6 पे 5, 7 पे 10, 8 पे 20, लाइक 5 से 20, तो इससे आप करीब-करीब आ सकते हो उसके, सही है। इसी तरह वो कहता है कि अगर 17 से 20 वीक्स का, तो मैंने कहा था जितना वीक है उतनी सेंटीमीटर में, तो 17 से 20 सेंटीमीटर बनना चाहिए। तो आंसर में लिखा है इसने 15 से 19, तो मतलब 17 से 20 ठीक है सेंटीमीटर में। अच्छा, फिर कहते हैं कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था 15/11/2020 और आज है 15/20/2021, तो कितनी, मतलब एम्ब्रियोनिक एज क्या बनी? तो एम्ब्रियोनिक एज उसने पूछी, अगर जेस्टेशनल पूछता तो आप बस इसके दिन काउंट कर लेते, एम्ब्रियोनिक पूछिए तो 15 माइनस भी करने हैं, बस ये अपने 14 दिन कर लें या 15 दिन माइनस कर लें, और उसको फिर 7 से तकसीम करेंगे तो वीक्स में, ऑप्शन में वीक्स में था तो आपने वीक्स में निकालना पड़ेगा। फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर हेपेटिक एसिनस हमें पता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में ब्लड लिवर बनाता है। लिवर डैमेज हो तो रीजनरेशन कौन करवाते हैं? जो बचे हुए हिपेटोसाइट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं हिपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर, सही है, और हिपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर फिर आपकी रीजनरेशन करवाता है दोबारा। उसने यही बात पूछी हुई है। और मैं आपको दिखाता हूँ, हिपेटोसाइट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर आ गया। बाकी आपको ये कुछ एक चीज़ दिखानी है। अच्छा, ये देखें आप कि इसमें ना हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन है एक फीटस का, और उसमें आप देखो तो ये बाहर एक्टोडर्म है, ये अंदर जो गट है ये एंडोडर्म है, और जो ये व्हाइट कलर की है ना ये मेसोडर्म है। अब होता ये है कि जो अपने पास ये जो एंडोडर्म है ना, ये ऐसे देती है, मतलब हेपेटिक डाइवर्टिकुलम देती है जिससे हिपेटोसाइट्स बनेंगे। इसी तरह इसी हेपेटिक डाइवर्टिकुलम से आप देखोगे तो इसी से गॉल ब्लैडर भी बनेगा, और जो बिलियरी सिस्टम है वो भी इसी से बनेगा। इसमें आप देख सकते हो, और ये सारा जो बना हुआ है ना, ये सारा एंडोडर्म से निकला है, तो इसमें हिपेटोसाइट्स बनेंगे और गॉल ब्लैडर बनेगा, सिस्टिक डक्ट, बाइल डक्ट और वेंट्रल पैनक्रियाज, और इसी तरह डोर्सल पैनक्रियाज भी एंडोडर्म से बनेगा। तो ये आगे एमसीक्यूज आएंगे कि हिपेटोसाइट्स कहाँ से बनते हैं, और ये पूछा जाता है कि पैनक्रियाज कहाँ से बनता है, तो ये आपको याद रहेगा कि एंडोडर्म से बनता है। एक बात, दूसरी बात ये कि जो है ना, लिवर के सिर्फ हिपेटोसाइट्स हैं जो कि बनते हैं एंडोडर्म से, जो बाकी इसका स्ट्रोमा है और जो कुफर सेल्स है ना, वो मेसोडर्म से बनते हैं, सही है, ये आपने याद रखना है। मजीद मैं आपको बताऊं कि वो पूछता है कि जो टर्मिनल अपनी फोरगट है, लाइक ये फोरगट है, तो इसका टर्मिनल जो पार्ट है वहां से आई गेस क्या चीज़ अराइज करती है, ऐसे पूछते हैं, तो लीवर वहां से बनता है ना। और ये आपने देख लिया। मजीद मैं आपको बताऊं, अच्छा, ये जो है ना अपने पास जो अपने पास आ रही है, गट आ रही है, इसके आगे वाली जो ये मेसोडर्म है, इसको कहते हैं हम लोग, मतलब डोर्सल वेंट्रल मेसोडर्म, और उससे पीछे वाली को डोर्सल मेसोडर्म कहेंगे। और अगर मैदे सिर्फ इससे स्पेसिफिक करें कि मैदे के आगे वाली को कहेंगे हम लोग वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम, और इस वाले को कहेंगे डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम। ये लेट एज की बात कर रहा हूँ मैं, सही है। इसको हम लोग मजीद डिस्कस करेंगे बाद में, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। इसमें आप देखें, पूछता है कि लिवर एंडोडर्म ऑफ वेंट्रल फोरगट से लिवर का कौन सा हिस्सा बनता है, तो हिपेटोसाइट्स बनते हैं, ठीक है। लीवर के डेवलप फ्रॉम एंडोडर्मल डाइवर्टिकुलम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेंट्रल बॉर्डर ऑफ टर्मिनल फोरगट। लिवर इज ड्राइव्ड फ्रॉम फोरगट। स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट हिपेटिक एसिनस। और साइनोसाइड्स लिवर में कौन से होते हैं? फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम। तीन तरह की कैपिलरीज होती हैं, सही है। उनमें से एक फेनेस्ट्रेटेड होती है, एक साइनोसाइडल होती है, और एक कंटिन्यूस होती है, सही है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन कितने गैप्स है ना उनके अंदर, उनकी एंडोथीलियम में, उस बेसिस पे। तो फेनेस्ट्रेटेड जो अच्छी खासी, इसमें फेनेस्ट्रेटेड में ना दरमियान में आती है। साइनोसाइडल जो होगी वो फुली लाइक साइनोसाइड्स होंगे, उसमें तो इजीली कुछ भी बाहर, सेल्स भी बाहर निकल सकते हैं। फेनेस्ट्रेटेड जो होती है, इसमें इसमें इतना ज़्यादा सेल्स नहीं बाहर जा सकते, इसमें झिल्ली सी होती है ना, सुराख सुराख से होते हैं। और कॉन्टिन्यूस जो होती है उसमें से कुछ भी नहीं क्रॉस कर सकता। कुफर सेल्स जो हैं प्रेजेंट इन हेपेटिक साइनोसाइड्स, वो कहाँ से आते हैं? वो मेसोथीलियम से आते हैं, सही है। अभी के लिए इतने।